आज से हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम या आपके स्कूल के पेपर्स के लिए अगर देखा जाएगा तो इसमें एक डेरिवेशन है प्रेशर का, और उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, आरएमएस स्पीड, जिसको शायद आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए, ये जो आप पूरा इधर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, इसका एकदम आखिरी चैप्टर है ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका मतलब ये है कि जब गैसेस की हम बात करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, आप सबको पता है कि किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर सारे ही मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें वही चीज डिटेल में पढ़ना है कि आखिर उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रियल गैसेस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने पहले एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, आइडियल गैस। तो आइडियल गैसेस के बारे में जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो बहुत सिंपल है कि भाई कोई भी ऐसा गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन दोनों के साथ साथ लॉ ऑफ प्रेशर, जिसको आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से पढ़ा होगा, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लॉ ऑफ प्रेशर, इन तीनों लॉज को जो सेटिस्फाई करती है गैस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैसेस में हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जैसे अगर हम किसी ऑक्सीजन मान लो है, ठीक, अगर ऑक्सीजन इस रूम में हम बात करें तो जो वॉल्यूम इस पूरे रूम का है, बोलो वही वॉल्यूम ऑक्सीजन का भी है ना। ये गैस की प्रॉपर्टी है कि जिस भी चैम्बर में है, जिस भी रूम में है, उस रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, लेकिन इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इस रूम के कंपैरिजन में अगर उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। बोलो यार, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द होल गैस या वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल, और वी कैन से दे आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल। बहुत स्मॉल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और स्फेरिकल हम लोग मानते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि उनके बीच में जो कोलिजन होगा, दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी। कितने टाइप का होता है कोलिजन, कौन कौन से, स्टैटिक और इलास्टिक, कौन कौन से बेटा? ये तो बॉडीज हैं। कोलिजन दो टाइप के दो टाइप का कैटेगरी होता है कोलिजन में, एक होता है इलास्टिक और इनइलास्टिक, और दूसरा जो कैटेगराइजेशन था वो हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन मतलब जो सामने सामने से आगे बढ़ता है, ऑब्लिक मतलब जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, ये बढ़ गया, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन आपके सिलेबस में नहीं है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब था जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हो, वो कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग आइडियल गैसेस में क्या मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन है वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक, अगली चीजें ये है कि मान लो अगर हम रियल गैसेस को आइडियल की तरह बिहेव कराना चाहें, मतलब कोई अगर आपसे ये पूछे कि यार रियल गैसेस को अगर हम आइडियल देखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा। इट मींस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैसेस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आइडियल गैसेस। ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, आइडियल गैस, इसमें लिख लीजिए जल्दी से, मतलब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आइडियल गैस में जो हम लोग मान के चलते हैं, इट स्ट्रिक्टली ओबेज बॉयल्स लॉ, BOYLE, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लॉ ऑफ प्रेशर under all conditions। ठीक है,
तो आइडियल गैसेस आप उनको मानते हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ को फॉलो करें हर कंडीशंस में। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट्स प्रेशर कोफिशिएंट एंड वॉल्यूम कोफिशिएंट are exactly equal to each other. Its pressure coefficient and volume coefficient are exactly equal to each other. ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? प्रेशर कोफिशिएंट और वॉल्यूम कोफिशिएंट इसका एक दूसरे के बराबर होता है, ये कितने लोग समझ पाए? वॉल्यूम कोफिशिएंट आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है कभी? पढ़ा है आपने? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर था, वहां पे आपने एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ा था, वहां पे आपने गामा के बारे में पढ़ा है, अल्फा बीटा गामा, कुछ याद आ रहा है? लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में बीटा होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन में गामा होता है। गामा का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उस समय, दैट वाज गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। ये नहीं पढ़ा है आपने? बोलो यार, पढ़ा था ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो गामा वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं और जो गामा हम प्रेशर के लिए लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी डेल्टा टी, ये दोनों गामास की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होंगी। और ये आप लोगों को प्रूफ भी कराया है मैंने। पीछे पलट के देखिए, जिसके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नोट्स हों, पीछे पलट के जल्दी से देखिए। गामा फॉर वॉल्यूम, गामा फॉर प्रेशर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। चेक करिए, एक्सपेंशन जहां पे आपने किया होगा वहीं पर होगा ये। मिला? तो उसमें देखिए आप लोगों ने इसको डिराइव कैसे किया, जल्दी से चेक करिए। डेरिवेशन आपने कैसे किया उसका? कैसे डिराइव किया आपने? अच्छा, आपको मिला पीछे कि नहीं मिला? मिल गया ना? बहुत सिंपल सा था कि अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं तो किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हो तो पीवी बराबर आरटी होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर चेक करेंगे तो वॉल्यूम बाहर होगा, डेल्टा पी बन जाएगा। मतलब अगर पीवी बराबर आरटी है और आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम बाहर होगा, ये डेल्टा पी बन जाएगा, दैट विल बी आर डेल्टा टी इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बोलो भाई, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाएगा तो चेक करिए, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा टी बाई टी। सही है? तो ये जो डेल्टा पी बाई पी है, इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसको वहां पर, बोलो डेल्टा टी से ये वाला डेल्टा टी कैंसिल हो गया और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/t के बराबर। वही सेम काम यहां पर जब आप करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसकी बात कर दी जाएगी, तो वो भी जो है वो सीधे सीधे 1/t के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट आपको बोला गया है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम कोफिशिएंट है और प्रेशर कोफिशिएंट है, दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये पॉइंट अब क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? समझ आ गया? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल, या इनफाइनाइटली स्मॉल लिख लीजिए। इट्स मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल। इट्स मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between there is no force of attraction between its molecules. There is no force of attraction between its molecules. मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ये हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं कि सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है,
लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। और अगर आइडियल गैस हो तो वो अट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 0, मतलब अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडियल जैसी कोई गैस होती नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता ही है। लेकिन आइडियल के केस में आप मान के चलेंगे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई डाउट्स में? बोलो यार। तो अगला वही है इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन सबको पता है, लिख लीजिए। PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं n मोल्स के लिए, ठीक। PV बराबर RT आप यूज करते हैं फॉर 1 मोल। PV बराबर KT आप यूज करते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए हम PV बराबर KT यूज करते हैं। इसमें ये K कौन सा कांस्टेंट है भाई? K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, सही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 यूनिट जूल पर केल्विन, ठीक है। तो PV बराबर KT जो इक्वेशन है, दिस इज यूज फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द आइडियल गैस। और अगर ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स हो बेटा, तो PV बराबर nKT, जहां पर इस इक्वेशन को हम n मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करने वाले हैं। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द आइडियल गैस। तो लिख डालिए इसको। लिख लिया सबने? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हालांकि सारे पॉइंट्स आपको पता हैं, लेकिन एक एक करके इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट लिखिए, मतलब ये अजम्पशंस हैं, हालांकि आप कुछ पढ़ चुके हैं बट वही चीज है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, comma rigid and very small in size, and very small in size. Next point, volume of the molecules, volume, next point है volume of the molecules themselves, volume of molecules themselves is negligible compared to the volume occupied by the gas. Negligible compared to the volume occupied by the gas. तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे और बहुत स्मॉल होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि उन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ये पॉइंट पहले ही समझा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। No force acts between the molecules. No force acts between the molecules. Hence, they move in a straight line. Hence, they move in a straight line with. They move in a straight line with constant speed. With constant speed. भाई कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। डायरेक्शन भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, is perfectly elastic, full stop. Hence kinetic energy remains conserved in collision. Hence kinetic energy remains conserved in collision. Next point, ये बात तो समझ आ गई ना? कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? कंजर्व्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट,
The duration of collision is negligible compared with the duration of collision is negligible compared with time between two successive collisions. Time between two successive collisions मतलब क्या है कि कोलाइड होने का जो टाइम है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये आया और ऐसे कोलाइड हुआ, तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन है जितने में वो दोनों कांटेक्ट में रहे, दिस टाइम विल बी नेग्लिजिबल इन कंपेयर्ड विद द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स. सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक बार मान लो इस मॉलिक्यूल का इस दीवार पे कोलिजन हुआ, अब ये यहां से टकराकर उस अपोजिट वॉल पे जाएगी, वहां पे टकराएगी. सही है. तो यहां से वहां तक जाने का जो टाइम है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ द कोलिजन. इसका कोलिजन का जो टाइम है वो बहुत छोटा होगा, जबकि दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. समझ आ गई बात. इसका भी यूज आएगा बेटा डेरिवेशन में. नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स इनसाइड वेसल keep on moving continuously in all possible directions. नेक्स्ट पॉइंट. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर सकते हैं. मतलब गारंटी नहीं है कि मॉलिक्यूल यहां से आएगा तो एक्स में ही वापस लौट कर जाएगा. हो सकता है वो वाई चला जाए, हो सकता है वो टेढ़ा चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए. तो उसके इधर उधर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल फॉर ऑल डायरेक्शंस. समझ आ रही बात. नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स in the whole vessel remains uniform. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मतलब ये बेटा ये सब क्या है? ये सब हमारे अजम्पशंस हैं जो हम अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं. उसके ये सारे अजम्पशंस हैं. इतना हम मान के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर सब फॉलो कर रहा है. वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन फिक्स्ड है. ये सारे हमारे अजम्पशंस हैं. ठीक. अब बात ये आई कि सर हम प्रूफ क्या करने वाले हैं या क्या हम डिराइव करने जा रहे हैं. डिराइव करने हम लोग ये जा रहे हैं, जैसे सोचो इस चैम्बर में अगर कोई गैस यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में. ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स बोलो रैंडम मोशन में, सारे इधर उधर मूव कर रहे हैं. अब क्योंकि वो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो वो जा करके इन दीवारों से टकरा रहे हैं. बोलो यार, दीवारों से अगर वो टकरा रहे होंगे तो क्या इस दीवार पर प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहे होंगे? ये चीज हम लोगों ने लिक्विड के केस में भी पढ़ा है और फ्लूइड के केस में भी पढ़ा है. बोलो यार, फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं. तो फ्लूइड्स के केस में आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी फ्लूइड हमेशा सराउंडिंग वेसल जो होती है, सराउंडिंग वॉल जो होती है, उस पर क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर. और वो प्रेशर कैसा होता है? नॉर्मल प्रेशर. भाई अगर लिक्विड है तो आप सबने ये बात पढ़ रखा है कि लिक्विड में अगर हमने कहीं पर भी ऐसा डायग्राम बनाया होगा, ये अगर कंटेनर है, यहां तक प्रेशर यही देखने जा रहे हैं कि कोई गैस किसी चैम्बर में है, वहां पर प्रेशर क्यों है. कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों होता हो? आपके हिसाब से अगर प्रेशर है तो क्यों होता होगा? फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ एन, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, ऑफ एन आप लोगों ने क्या मान लिया कि ये कोई वेसल है, कोई ट्यूब है,
उस ट्यूब के एक कॉर्नर पर यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये मॉलिक्यूल का मास कुछ है मान लो, और ये किसी रैंडम डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है। क्योंकि ये v स्पीड से अगर जा रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो बोलो इसके स्पीड के कुछ कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक x में एक y में होगा ना कंपोनेंट, vx vy, और ऐसे इधर की तरफ होगा vz, करेक्ट है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो v है दैट इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्या ये बात सही है भाई? जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर का, वेक्टर आप लोग को याद अगर हो, जो रिजल्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, सही है। सो वी कैन राइट हियर द नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, अंडर रूट इधर हटा दिया तो स्क्वायर लग गया, ठीक। अब हम लोग ये सारा जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं कंसीडरिंग x डायरेक्शन। तो अगर मैं x डायरेक्शन x डायरेक्शन कोई एक मॉलिक्यूल, अब ध्यान से देखिएगा, कोई एक मॉलिक्यूल अगर x डायरेक्शन में जा रहा है, तो x डायरेक्शन में उसका कुछ मोमेंटम है उसके पास, कितना मोमेंटम है उसके पास बताओ भाई। इनिशियल मोमेंटम कोलिजन आप कैसे मान रहे हैं? कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। इनिशियल मोमेंटम कितना आपने माना? mdx x डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम बेटा कितना होगा? मतलब टकराने के बाद मोमेंटम कितना होगा? माइनस mvx। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई मॉलिक्यूल इधर की तरफ जाएगा, टकराकर जस्ट वापस आएगा, सही है ना। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस mvx। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? माइनस का, ये बात समझ में आ रही है? माइनस mvx तो माइनस का 2 mvx। भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ, किसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है? ये मॉलिक्यूल में। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ, ये बात करेक्ट है। अगर मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, क्या यही सेम मोमेंटम दीवार में भी ट्रांसफर हो रहा होगा? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो एक्शन है वो जस्ट रिएक्शन को, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल विल बी इक्वल टू प्लस का 2 mvx, सही है। ये चीज हमने कैसे लिखी है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो ये है वो इक्वल है जस्ट, सही है। और ये बताओ ऐसे कितने कोलिजन्स हो रहे होंगे वहां पर? इस चीज को आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर अगर इसका ये लेंथ, भाई क्यूब है, अगर इस क्यूब की लेंथ में L मान लूं, मतलब जैसे सोचना एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला, इस दीवार से चला, उस दीवार तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L डिस्टेंस, ठीक। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब है इसी दीवार से दोबारा कोलिजन कब होगा? यहां से गया, वहां से फिर वापस आएगा, तभी तो सक्सेसिव कोलिजन हुआ ना। यहां से भिड़ा, फिर जाके वहां भिड़ गया, क्या ये सक्सेसिव कोलिजन है? सक्सेसिव का मतलब इसका यहीं पे दोबारा कोलिजन कब होगा? तो यहां पर दोबारा कोलिजन कितना डिस्टेंस चलने के बाद हो रहा है? 12। इसका मतलब सक्सेसिव कोलिजन के लिए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 12 डिस्टेंस। और 12 डिस्टेंस के दौरान इसकी स्पीड कितनी है? कितनी है? vx है। और ये बताओ क्या यहाँ पर स्पीड चेंज होगी? क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, क्योंकि हमने कौन सी गैस मानी है? आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस है, कोई फोर्स नहीं है, इसलिए स्पीड बेटा कांस्टेंट है। तो आप भी कहेंगे सर और सक्सेसिव कोलिजन, आप कहेंगे स्पीड है vx, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? 12। और टाइम कितना है? कुछ भी मान लो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लग गया उसको? 12 अपॉन टाइम अगर ये है, तो क्या फ्रीक्वेंसी मिल गई हमको कोलिजन की? बोलो यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई समझता है क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। तो ये बताओ नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/3, दैट इज dx/। अब ये बताओ एक मोमेंटम में, एक कोलिजन में अगर इतने मोमेंटम चेंज हुआ है, तो इतने सारे कोलिजन में ये क्या है? दिस इज मोमेंटम वन कोलिजन।
वन कोलिजन 2 mvx, सही है। तो इतने सारे में क्या होगा, मैं लिखूँ चेंज इन मोमेंटम इन ऑल कोलिजन, सही है। ऑल कोलिजन इन 1 सेकेंड भी लिख दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड का मतलब हमने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी लिखी 20 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, 30। यहाँ पर 1 सेकेंड में कितने कोलिजन, vx/2 है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड में कितना हो गया, 2 mvx इंटू, ये प्लस टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mvx स्क्वायर करेक्ट है। अभी तक हमने सिर्फ इतना निकाला कि पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था mvx, फिर के आया तब कितना हुआ -2 mvx, चेंज कितने का हुआ -2 mvx, जितना चेंज मोमेंटम में हुआ बॉल के यानी कि मॉलिक्यूल के, उतना ही गया किसमें, बॉल में, तो वो प्लस का 2 mvx। फिर हमने ये देखा यार 1 सेकंड में कितनी बार कोलाइड कर रहा है, तो पता चला vx/12 बार हो रहा है, तो टोटल हो गया इतना, सही है। अब ये बताओ क्या इस चैम्बर में एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स। तो आप कहेंगे फॉर n मॉलिक्यूल्स, यही चीज अगर मैं n मॉलिक्यूल्स के लिए निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड फॉर n मॉलिक्यूल्स कितना होगा, m/l बाहर, बोलो यार, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर सो ऑन अप टू, करेक्ट है, सही है। इसी चीज को अगर मैं एवरेज बनाना चाहूँ तो एवरेज के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो और वही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो मैनिपुलेट करने के लिए। तो हमने इसी चीज को क्या लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, mn/l, ये वाला n कौन सा है, ये वाला, ये क्या चीज लिखी है, डिवाइड बाई n किया, मतलब ये कैसी स्पीड है, एवरेज या मीन, और स्क्वायर का एवरेज है, चेक करिए यार, ये क्या हो गई, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इसी को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, vx स्क्वायर का बार का मतलब क्या हो गया, मीन टेम्परेचर हो गया, करेक्ट है। तो कोई डाउट है, एवरेज तो उतना बार बार सब में लिखना पड़े तो करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से बात आई, क्या नहीं चल रहा है, जा रहा है, ये आपने ये एक रिलेशन पहले लिख के रखा है। बोलो भाई, अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इन वन डायरेक्शन, वैसा भाई अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज स्पीड आप देखेंगे तो एक्स में, वाई में और जेड में वो एवरेज स्पीड कितनी होगी, शिफ्ट होगी। तो यहाँ से बोलो क्या मिलेगा, अगर ये तीनों वैल्यूज भी आपस में बराबर हैं तो क्या इसका मतलब v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स vx स्क्वायर बार, ठीक है। तो यहाँ से बेटा vx स्क्वायर बार वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर बार अपॉन, करेक्ट है। अभी तक हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात कर पाए, और चेंज इन मोमेंटम में याद देखो भाई, चेंज इन मोमेंटम में अगर आप चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड निकाल रहे हैं तो ये क्या चीज, बोलो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है, कौन सी क्वांटिटी, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू पर यूनिट, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, बोलो यार, होता है कि नहीं होता है। डेल्टा P का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, अपॉन डेल्टा T का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फोर्स है, समझ आ रहा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है। और अगर डेल्टा T 1 सेकेंड है तो बोलो चेंज इन मोमेंटम भी फोर्स है, सही है। इसका मतलब ये जो कुछ तुम लिख रहे थे इसका क्या था, फोर्स। तुम्हें क्या निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप कहेंगे सर फोर्स तो इतना है अपॉन एल vx स्क्वायर बार, बोलो एरिया कितना है, एरिया किसका है, ये इसका, इस दीवार का एरिया कितना है, एल स्क्वायर।
सामने वाली का भी कितना है एल स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो एरिया से जैसे आप डिवाइड करोगे दिस विल बिकम प्रेशर इज इक्वल टू mn अपॉन l क्यूब dx स्क्वायर, करेक्ट है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये प्रेशर तक आप पहुंच गए हो, लेकिन ये सारा प्रेशर अभी सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसे किस डायरेक्शन में है, लोग अगर कंसीडर करेंगे तो dx स्क्वायर बार की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 ऑल्सो, फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई थी, इसको भी अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू बोलो कितनी आनी चाहिए, रखो उसकी जगह dx स्क्वायर बार जो है इसकी जगह क्या रखेंगे, क्या आएगी वैल्यू, mn अपॉन वॉल्यूम, एल क्यूब मतलब एल क्यूब क्या है वॉल्यूम, तो mn अपॉन वॉल्यूम vx स्क्वायर बार की जगह क्या लिखने वाले हैं हम लोग, v स्क्वायर बार बाई 3, और वही 3 रखा है, मतलब सिर्फ क्या बच गया, ये भी क्या है वॉल्यूम है, ये वाला क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है कौन सी वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। बार लगने का मतलब बेटा क्या होता है एवरेज, और स्क्वायर का बार है मतलब ये स्क्वायर ऑफ स्पीड का एवरेज है, तो ये क्या लिख भी लेना इसको, इट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, समझ आया। और ये वाला फिर क्या है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो इसमें कोई डाउट लगे पूछ लो पहले, चलो फिर से बताओ एक बार, ध्यान से देखिए। अब आपसे ये कहा गया था कि हमको प्रेशर निकालना है, प्रेशर के लिए हमने दिमाग में क्या लगाया कि अगर फोर्स आ जाए हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो बोलो प्रेशर आ जाए, एरिया किसका होगा जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है दीवारों पर, तो एरिया किसका होगा दीवारों का, कितना एरिया एल स्क्वायर। तो हमारा सारा दिमाग किस चीज़ पे कंसंट्रेटेड हो गया, फोर्स पर, इसके बारे में हमने सोचा तो पता चला फोर्स के बारे में बताया किसने था, न्यूटन साहब ने दूसरे लॉ में फोर्स के बारे में बात किया, उन्होंने क्या बोला कि फोर्स जो होता है वो डेल्टा P बाई डेल्टा T के बराबर है, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। तो हमने ये पता किया कि यार चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे चलेगा यार, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम था आपका माइनस mvx, इनिशियल कितना था mvx, दोनों को घटाया तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, ये लेकिन किसमें चेंज हुआ है, और थर्ड लॉ में इन्होंने कहा कि जितना मोमेंटम चेंज मॉलिक्यूल में होगा बोलो उतना ही चेंज दीवार में भी होगा। तो हमने देखा कि भाई चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल सही है, इतना मोमेंटम चेंज तो एक कोलिजन में हुआ, ऐसे कितने कोलिजन हुए, उसके लिए हमने ये देखा कि यार आखिर इसमें टाइम कितना लगा, तो सक्सेसिव कोलिजन्स में यहाँ से चला वहाँ गया वहाँ से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 12, स्पीड कितनी थी vx, तो टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम पीरियड पता चल गया तो बोलो इसका उल्टा क्या होता है, मतलब एक सेकंड में इतने सारे कोलिजन्स में, तो यार एक कोलिजन में 2 mvx का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, इतने सारे कोलिजन्स हुए हैं तो टोटल मोमेंटम चेंज कितने का हुआ, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को हमने डाउट्स में, तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है एक मॉलिक्यूल की वजह से एक सेकंड में, ऐसे कितने मॉलिक्यूल, तो वो n मॉलिक्यूल्स को जब हमने कंसीडर किया तो पता चला कि ये जो vx स्क्वायर आपने लिखा है इतना ही एनर्जी कितना ही मोमेंटम सब में आएगा, सही है ना, वो चीज हमने लिखा कि m/l vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vxn स्क्वायर। सारे मॉलिक्यूल्स का मास कैसा है, सेम क्योंकि गैस फॉर्म आइडियल है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल एंड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इसलिए आपने क्या किया उनका मास कॉमन ले लिया, क्या लिख लिया m1 vx1 स्क्वायर m2 vx2 स्क्वायर, ऐसा नहीं था आइडियल गैस में, इसलिए सारे मास कॉमन हो गए, सही है, n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, और n से डिवाइड करने से ये क्या बन गया जरा चेक करो, दिस इज एवरेज, सही है, और एवरेज भी किसका है, स्पीड्स का एवरेज है क्या, स्पीड्स के स्क्वायर्स का एवरेज है, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा vx स्क्वायर का मास मतलब एवरेज, सही है। ऐसी लेकिन केवल एक डायरेक्शन नहीं है, ऐसी कितनी डायरेक्शन है 3, और तीनों डायरेक्शंस में जो स्पीड होगी दोनों को सेम होगी एवरेज स्पीड, सही है, तो एवरेज स्पीड हमने देखा तीनों में क्या है सेम है, फर्स्ट इक्वेशन में इसका यूज किया तो पता क्या चला कि जो v स्क्वायर है वो 3 टाइम्स vx स्क्वायर जो है एवरेज के लिए, सही है, यहाँ क्या मिला जो vx स्क्वायर एवरेज है दैट इज इक्वल टू दिस बाई 3, इसका यूज बेटे उठा के यहाँ पे कर लिया, क्योंकि ये फोर्स था एरिया से डिवाइड किया तो क्या मिला प्रेशर, वही प्रेशर निकालना था, बस प्रेशर का फॉर्मूला ये आ गया mn अपॉन l क्यूब vx
स्क्वायर बार, Vx स्क्वायर बार की जगह उसकी वैल्यू उठा के रख दी तो ये ओरिजिनल प्रेशर आ गया। समझ आया? दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी थ्योरी से आपने बॉयल्स लॉ निकाला है, इसी थ्योरी से आपने चार्ल्स लॉ निकाला है, इसी से आपने प्रेशर के बारे में निकाला है, इसी थ्योरी से आपने एवोगाड्रो लॉ निकाला है। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? और कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इक्वल, देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑल गैसेस। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सही है तो हर गैस का जो मोल है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में, जिसमें प्रेशर की वैल्यू आई थी 1/3 mn अपॉन वॉल्यूम v स्क्वायर बार, जिसमें ये जो v स्क्वायर बार था इसका मतलब क्या था? इट वाज मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक, अब देखिए इसमें जो आप लोगों ने डिराइव किया था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी कर सकते थे। 1/3 ये जो ऊपर mn लिखा हुआ है, इसमें m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। हम लोगों ने डिराइव करते टाइम वी हैव अज्यूम्ड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का मास m है, ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो mn का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई, एक मॉलिक्यूल का मास m है, ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका टोटल मास हो जाएगा ना mn। तो जो mn है दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल M। सो दिस इज 1/3 कैपिटल M v स्क्वायर बार। सही है? ठीक, अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें तो देखिएगा ध्यान से, ये जो आपने 2 का डिवाइड किया वो 1/2 mv स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके का भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ये जो टर्म है, अगर वॉल्यूम को भी हम यहीं पे कंसीडर कर लें तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बन गया ना? या आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ये जो मास अपॉन वॉल्यूम लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं कि 1/3 रो वी स्क्वायर। अब क्योंकि डेंसिटी लिख दिया है और उस डेंसिटी में जब आप 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो यही चीज दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग लिखें इसके लिए तो क्या बनेगा? 2/3 इंटू हाफ रो वी स्क्वायर बार। सही है? तो चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? क्या है ये? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पता क्या चल गया कि जो प्रेशर होता है किसी भी आइडियल गैस का, दैट इज 2/3 ऑफ इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो प्रेशर से आप लोग उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। लिख लिया। अगला कॉन्सेप्ट है RMS स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग सब लोग डाल लीजिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या RMS स्पीड। ये आपने शायद वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो, मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब था कि मॉलिक्यूल की स्पीड थी उनके स्क्वायर्स का मीन क्या था। सही है? और उनके स्क्वायर्स के मीन का मतलब क्या था? Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस 2Vxn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। तो उनके स्पीड के स्क्वायर का एवरेज निकाला था आपने। सही है? अब उसी पर अगर सिर्फ एक रूट लग जाए तो वही क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है इसको RMS से रिप्रेजेंट करते हैं
रूट मीन स्क्वायर, जिसका सिंपल सा मतलब है अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड कितनी है, वी स्क्वायर का बार। सही है, तो आप ध्यान से बस देखो, वी स्क्वायर के बार की वैल्यू आप निकालिए इन इक्वेशंस में से और अंडर रूट लगा दीजिए। जैसे ही आप अंडर रूट लगाएंगे, चेक करिए इसकी वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें, ध्यान से देखो भाई, वी स्क्वायर बार की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3p अपॉन रो। समझ आ रहा है, जिसमें p क्या है, प्रेशर, और रो क्या है, डेंसिटी। जैसे आपको मान लो ये पता करना है कि भाई किसी मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड एयर में कितनी है, तो आप क्या करेंगे, एयर का प्रेशर रखेंगे, जो कि आई थिंक सबको पता होगा, पता है कि नहीं, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेंसिटी भी एयर की रखेंगे जो रफली 1.9 लिया जाता है, या अगर ऐसा कुछ होगा तो लिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेंगे। क्लियर। इसी चीज को और भी दूसरे फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट को तो हमने यूज कर ही लिया है, वही चीज इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन से अगर आप लिखोगे तो आप कहोगे सर वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार। सही है, और फर्स्ट इक्वेशन से यहां से बताओ इसकी वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू है, 3pv अपॉन m2। mn का मतलब क्या था, टोटल मास, दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल M। बोलो यार, देख सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग सारा डिस्कशन किस गैस के लिए कर रहे हैं, बोलो भाई, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, तो क्या पीवी बराबर nRT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, या एक मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीवी बराबर RT लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक 3RT बाई m, बस ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर 1 मोल। ऐसे ही n मोल्स होंगे तो आप सीधे 3nRT बाई m कर देंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सही है, पता क्या चला आपको कि आरएमएस स्पीड के 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं। सेकंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला बताता है कि जो आरएमएस स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहीं से ये बात पता चलती है कि अगर आप उस मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी। बोलो यार, आरएमएस स्पीड क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब इस मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, उन गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर। बोलो यार, स्क्वायर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा रिलेशन, कि अगर आप इस चैम्बर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी की स्पीड बढ़ जाएगी। ये आप सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी जो रैंडम स्पीड होती है ना, जिगजैग मोशन, वो बढ़ जाता है। वही चीज आज आपने डिराइव किया है कि आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आरएमएस स्पीड इतनी है तो 35 डिग्री पे कितनी होगी, कर पाओगे। और सीधे बोलोगे वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन। सही है, T1 और T2 ये दोनों टेम्परेचर्स किस स्केल पर हैं, केल्विन में है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो हमें 2 से बोलना पड़ेगा, बस कितनी जगह ध्यान में है तो कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सब लोग, रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो उसको लिख लीजिए इसको। ये समझ आ गया सबको। इसी में अगला कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये चीज यहाँ पे हमने क्या बताया है कि VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है जब m सेम है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम गैस के हैं। जैसे ऑक्सीजन के अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो फिर उनके बारे में बोला जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कंपैरिजन की बात आए कि ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल है, अब किसकी आरएमएस स्पीड ज्यादा है, तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, और डिफरेंट गैसेस वी हैव आरएमएस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है। अगर अलग अलग गैसेस हैं तो उनके लिए आप ये वाली चीज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि उनका जो मास है उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ऐसे केसेस में वी हैव फॉर्मूला वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1। कुछ बात समझ आई? इसमें क्या है, टेम्परेचर को कैसा माना गया है, सेम। बोलो यार, अगर हमने ये लिखा वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट एम, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर कैसा, कांस्टेंट। समझ आ रहा है? इस वाले केस में क्या अंडरस्टूड है, एम कैसा, कांस्टेंट। और तो वो भी लिख लो, ये समझ गया तो अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट बहुत कुछ आता है, न्यूमेरिकल में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड molecular kinetic energy। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड molecular kinetic एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, अब देखो यार, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग होगी, तो हर एक की तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर का बार। बोलो यार, सही है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो वी स्क्वायर का बार है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या टेम्परेचर के टर्म्स में अगर बोले तो 3RT बाई एम। तो यहां से पता आपको क्या चल गया, m से m कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3RT बाई 2। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 3RT बाई 2। सही है? ये 3RT बाई 2 आपने कितने मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा होगा, और 1 मोल। भाई अगर आपने R यूज किया यहाँ पे, ध्यान से देखो, 3RT कितने मोल्स की बात हो रही है, 1 मोल्स की बात हो रही है। 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू, सही है? यही सेम फॉर्मूला, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2 nRT। वो कितने मोल्स के लिए होता है, n मोल्स के लिए। 3/2 kT अगर लिख दिया तो फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब हम मोल की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कौन सा कांस्टेंट यूज किया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये शायद लास्ट क्लास में भी कहीं आया था, बोलो यार, लिख लीजिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई 3/2 RT। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये काइनेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डेरिवेशन भी आता है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे आप। ठीक, तो किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर पूछी जाएगी तो वो एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। n मॉलिक्यूल्स की अगर पूछी जाए तो 3/2 n kT। एक मोल की पूछी जाए तो 3/2 RT, n मोल्स की पूछी जाए तो 3/2 nRT। कर लेंगे? ठीक, अब अगली चीज ये पूछी जाती है कि इस काइनेटिक थ्योरी से हम लोग गैस लॉज को कैसे डिराइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। Derivation of gas laws from kinetic theory। गैस लॉ का डेरिवेशन करना है। गैस लॉज कौन कौन से हैं?
सबसे पहला गैस लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। हेडिंग डाल लीजिए, बॉयल्स लॉ। कोई बताएगा बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सही है, मतलब अपने को ये प्रूफ करना है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो यार, सही है। कैसे प्रूफ करेंगे? यहां से भाई काइनेटिक थ्योरी से तो यही मिला है हमको, यही एक फॉर्मूला डिराइव किया ना काइनेटिक थ्योरी से हमने। सो पीवी कैन बी रिटन एज 1/3 mn इंटू वी स्क्वायर बार। ये जो आपने लिखा हुआ है, क्या ये टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बताओ भाई, ये जो टर्म है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? ये करता है कि नहीं? 3RT/m अभी डिराइव किया ना आपने, तो 1/3 mn की जगह कैपिटल M लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर बार की जगह क्या लिख सकते हैं? 3RT/m। देखो साफ साफ क्या मिल गया? m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो सीधे सीधे क्या मिल रहा है? PV बराबर RT। सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन वी हैव PV इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। और अगर PV कांस्टेंट है तो यही कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। लिख लीजिए। ठीक है, अगला लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये हटा दें। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सही है, तो वही चीज हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं, बट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हटा दें। लिख लिया सबने? अब देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपने ये पढ़ा कि भाई जो वॉल्यूम है, चेक करिए, mn अपॉन प्रेशर इंटू वी स्क्वायर बार। सही है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और 2 का डिवाइड करूं तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी हाफ mn इंटू वी स्क्वायर बार। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, बाकी सब देख लो वही चीज लिखी है, mn वी स्क्वायर अपॉन 3p। करेक्ट है। ये जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। बोलो यार, mn का मतलब कैपिटल M, दैट इज टोटल मास, तो ये क्या है? हाफ mv स्क्वायर है, और हाफ mv स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2। बोलो यार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अभी आपने डिराइव की कि नहीं की है? कितनी आई थी? 3/2 RT। तो आप कहेंगे सर अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हम 3/2 RT लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 3/2 KT लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, साफ साफ हमें पता क्या चल गया, ये सब तो कैंसिल होने वाला है। ये आपको सीधे सीधे यहाँ पे क्या मिल गया कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन कब? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। यही कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी लॉज को भी डिराइव कर सकते हैं। जब भी कभी ऐसे एक्सप्लेन करने को आपको आए कि एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक थ्योरी या एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि भाई चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ होता क्या है ना? वो लिख लेंगे नहीं? हाँ, वही चीज़। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। थर्ड वन इज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ का मतलब ये हो गया कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी सेम फॉर ऑल गैसेस।
ठीक है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस विल बी सेम। तो इसको पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए क्योंकि अलग है थोड़ा सा। देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases under the same conditions of temperature, under same conditions of temperature, same conditions of temperature and pressure, contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हमें प्रूव करना है यूजिंग काइनेटिक थ्योरी तो हम क्या कहेंगे कि भाई PV इज इक्वल टू 1/3 mn(v²) बार। बोलो यार, देख सकते हैं। अगर हम पहली गैस के लिए इसको लिख रहे हैं और फर्स्ट गैस, सो वी हैव 1। ठीक, दूसरी गैस के लिए जब यही चीज़ लिखेंगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2v²) का बार बनेगा सर। आप कहेंगे सर आपने PV पे नहीं लगाया 1 या 2, तो आप जरा स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में बोला गया है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, सही है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम सेम था दोनों के लिए तो PV तो सेम है, सही है। तो ये 1 इसमें हमने लगाया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से पता क्या चला इन दोनों इक्वेशन से, वी हैव m1n1 v1² बार इज इक्वल टू m2n2 v2² बार, सही है। एक आखिरी कंडीशन यहाँ पर और दी गई है, दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल्सो। पढ़िए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर भी सेम है, इफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी जो भी आपने निकाला, एक RMS स्पीड जो भी आपने निकाली, क्या वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है? बोलो यार, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर सेम है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कैसी होगी, सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² फॉर द फर्स्ट इज इक्वल टू हाफ mv² फॉर द सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, देखो 1/2 से तो 1/2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यहीं पर m1 से m1 कैंसिल, v1² से v1² कैंसिल, तो क्या बचेगा n1, और इधर क्या बचेगा n2। तो सीधे सीधे क्या मिल गया, n1 बराबर, उसको यही प्रूव करना है ना। n1 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस, n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड गैस। ये दोनों भी सेम हो गए अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो। क्लियर एकदम। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सारा डिस्कशन आइडियल गैस के लिए हो रहा है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द रियल गैसेस। देखिए आप लोगों ने आखिरी कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लिख लीजिए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ फॉर्मूला लिख लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ, लेमडा इज इक्वल टू KT अपॉन, लेमडा नहीं पता, वेवलेंथ वाला, KT अपॉन √2, डिनोमिनेटर में लिखिएगा √2 पाई d²p, √2 पाई d²p। पहली बात तो ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ नहीं है, ये लेमडा क्या है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में
कि लगभग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन का मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ आ रहा है? ठीक, ये है आपका मीन फ्री पाथ। ये क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। सो दिस इज वैलिड फॉर वन मॉलिक्यूल। टी टेम्परेचर है, बी क्या है उसका डायमीटर, और बी क्या है वहाँ का प्रेशर। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है।